वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द बे स्ट्रीट व्यू एंड आई एम योर होस्ट आरिफ शेख। जैसा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट पे, और मेरे साथ मेरे मेहमान रवि कैंग फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक काफ़ी अर्से से 22 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हैं, मालूमात भी हैं। रवि साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू आरिफ साहब। आपके पिछले शो की टाई की बड़ी तारीफ़ की है लोगों ने जनाब। आई गॉट फ्यू, इसीलिए मैं नई टाई लाया। आज आप नई टाई पहना है, तो आपकी टाई जो लगता ही है कि आप ट्रेंड सेटर बन जाएंगे इस शो से टाइज के। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। कोशिश तो यही है। कोशिश यही है। रवि साहब, आज हम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स के ऊपर बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें पहले, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में एक जुमला कहा था कि कैनेडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, हाँ जी, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कि जहाँ लोगों के पास बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं होती और फिर इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आज हमारी कोशिश क्या होगी कि वो जो मिसकॉन्सेप्ट हैं और टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट को बिल्कुल ऐसे आप पवित्र कर दें लोगों के लिए कि उनको पता चल जाए कि ये क्या होता है। सर ज़रा बताइए, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट क्या है, कब इसका आगाज़ किया गया, और थोड़ा सा आम लफ्ज़ों में लोगों तक इसकी मालूमात है। बेसिकली टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट जो है वो 2009 में शुरू किया गया। उसकी लिमिट 5,000 थी। वैसे तो जो TFS अकाउंट है वो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इसमें सेविंग्स वाली तो बात है नहीं कोई। इट कुड बी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, क्योंकि अगर आप सेविंग्स में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ही नहीं है उसका। हाँ, तो उससे अगर कोई गेन नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं। हाँ जी। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट को जो आगाज़ किया गया, तो इसका बुनियादी जो प्रिंसिपल इसके बिहाइंड था वो तो ये था कि टैक्स फ्री, कि इसमें किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। तो किस चीज़ पे टैक्स नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट पर? टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का जो नाम है वो खुद ही उससे पता लगता है कि किसी चीज़ पे भी टैक्स नहीं होगा। अच्छा। सो अगर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आफ्टर टैक्स डॉलर्स होंगे। जब आप उसको विड्रॉ करेंगे कोई टैक्स नहीं है। चाहे आप उसके ऊपर $1 मिलियन बना लें, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं अभी तक तो नहीं है, बाद में हो सकता है, बाद में हो जाए। अगर ज़्यादा पैसे बनाने लग गए लोग तो शायद हो सकता है कि इस पे बातचीत हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। सो बेसिकली सेविंग्स में नहीं डालना है इसको इन्वेस्ट करना है ताकि 5, 7, 8% ग्रोथ हो। तो ओवर लॉन्ग पीरियड आपको यू कैन डबल योर मनी इन अबाउट 12 to 13 ईयर्स अगर आप रूल ऑफ 72 अप्लाई करते हैं, विच मीन्स कि जो रेट आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होगा। जैसा कि रवि साहब ने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का आगाज़ 2009 में उस वक्त की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने किया, और उन्होंने ये रखा कि हर वो कैनेडियन जो कि 2009 में एज ऑफ मेजॉरिटी को टच करता है, जो कि 18 ईयर्स है, तो उसको $5,000 आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का मुराद ये था कि आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोल सकते हैं, सेग्रीगेटेड फंड में अकाउंट खोल सकते हैं, स्टॉक्स में अकाउंट खोल सकते हैं, ऑप्शंस में अकाउंट खोल सकते हैं, GICs में खोल सकते हैं। तो आप कहीं पर भी ये अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर आप $5,000 2009 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली जो RSP में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सारी इसमें कर सकते हैं, वो सारी में से। और RSP का भी लोगों को हम अभी पूरा ज्ञान नहीं है, अभी हम टच करते हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप 2009 में 5,000, फिर 2010 में 5,000, तो आप $5,000 हर साल आपको उन्होंने दिए। रवि साहब, $5,000 कब तक थे ये जो हर साल डाल सकते थे? सो बेसिकली 2009 से लेके 2012 तक 5,000 थे, तो विच इज अराउंड 20,000। 13 और 14 में थे 5,500 ईच, तो 11 और हो गए, 11 और हो गया, 31 हो गए। 2015 में 10,000 थे, 41 हो गए, और 2016 और 17 में 5,500, सो $51,000, $52,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स कैनेडियन 2009 में 18 ईयर की एज थी उसकी, हाँ जी, तो आज उसके पास $52,000 का TFSA का रूम बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया TFSA में तो 52,000 इस वक्त कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। क्या ज़रूरी है कि मैं अपना टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट बैंक में खोलूँ?
ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर लोग जो है, आम लोग वो हमेशा बैंक के पास पहले जाते हैं। क्योंकि लफ्ज़ अकाउंट जो है इसके अंदर, हाँ जी, अकाउंट है, उसको सेफ कंसिडर किया जाता है। हालांकि जो रिस्क है वो उतना ही है जितना कि इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के साथ होगा। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि आप ये अकाउंट किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ खोल सकते हैं, हाँ जी, आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, आप बैंक में खोल सकते हैं, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ खोल सकते हैं जो सेग्रीगेटेड फंड सेल करती है, बिल्कुल खोल तो आप सकते कहीं पर भी खोल सकते हैं। हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है, जो एक मिसकॉन्सेप्ट हम पहला क्लियर करने जा रहे हैं हाँ जी, कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक में खोला जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एट ऑल ज़रूरी। एट ऑल ज़रूरी नहीं है। पहला मिसकॉन्सेप्ट कि अगर आप TFSA में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के थ्रू किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, सेग्रीगेटेड कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, कहीं पर भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जितनी भी आपकी ग्रोथ होगी, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में आपने $10,000 इन्वेस्ट किए, स्टॉक में डाल दिए, वो 20 हो गए, आपने सब निकाल लिए। इसमें कैपिटल गेन, ग्रोथ या प्रॉफिट, इनमें से कोई भी चीज़ हो, या इंटरेस्ट, इनमें से चारों में से कोई चीज़ भी आपको मिलेगी, उस पर एट ऑल आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो टैक्स फ्री का बुनियादी मकसद है। रवि साहब, ये बताइए कि हमारे क्लाइंट हैं, फ़र्ज़ करें, या कोई भी एक शख्स है, उसकी वाइफ है या उसका स्पाउस है, वो जॉब नहीं करता, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उनके लिए भी टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का रूम अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ टू बी 18 एंड ओवर। अगर आप 18 एंड ओवर हैं तो आप TFSA में पैसे डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। इनकम की कोई स्टिपुलेशन नहीं है, ना मिनिमम या ना मैक्सिमम। ये भी बात है कि आप बच्चों का भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू हैव देयर ओन मनी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बच्चों के भी TFSA अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत एक और खूबसूरत चीज़ जिसको रवि साहब ने टच किया कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा दूं, मैं सेग्रीगेटेड फंड में लगा दूं, मैं किसी स्टॉक में जाना चाहता हूं, ऑप्शन खरीदना चाहता हूं, लेकिन आपको फिर ये भी होता है कि दूसरी तरफ आपकी अपनी इनकम बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से आपको इनकम आएगी जो कि आपकी टैक्स ब्रैकेट को बढ़ा देगी। आप $52,000 तक टैक्स TFSA में अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू हैव योर स्पाउस, और इतना ही रूम उनके लिए अवेलेबल है। और फिर आपके बच्चे जो हैं, जैसे ही वो 18 ईयर की एज को पहुंचते हैं तो उसके बाद का जो रूम है वो उनके लिए अवेलेबल है। तो आप अपने बच्चों के नाम पर भी, और जैसा कि कहा गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनके अपने पैसे हों, आप अपने बच्चों को, वो बच्चे जो कि 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उनके नाम पे TFSA अकाउंट खोल के आप TFSA में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितनी ग्रोथ, इनकम, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट आपको TFSA से मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। रवि साहब, कहा यह जाता है, हाँ जी, एक और मिसकॉन्सेप्ट है कि TFSA में पैसे डाल दिए तो आप निकाल नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ही ट्रू नहीं है, क्योंकि जितने आपने डाले हैं, अगर आपकी ग्रोथ हो जाती है, लेट्स से आपने 25,000 डाले हैं और किसी वक्त आपके 30,000 हो जाते हैं, तो आप 30,000 भी निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद अगले साल उसको फिर 30,000 को बीच में डाल सकते हैं उसी अकाउंट में, और जो 5500 का अगले साल का वो कंट्रीब्यूशन रूम है वो भी आपके लिए कायम है। कायम है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो हम, और जैसे रवि साहब ने कहा कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। आप जब पैसा निकालेंगे, अगर ग्रोथ हो गई है तो उस पर टैक्स है नहीं। लेकिन एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसके साथ कोई फ़ी अटैच हो गई है, तो ये हो सकता है कि आपको वो फ़ी देनी पड़े। यहाँ पर आपको अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करनी होगी कि उसने आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की है। समटाइम कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं कि जिनके साथ एक फ़ी स्केड्यूल जो है वो अटैच कर दिया जाता है कि अगर आपने अपने पैसे निकाले तो उसके ऊपर 2%, 3%, 4%, अब मैक्सिमम 5% तक होता है कि वो फ़ी जो है वो उसके ऊपर ट्रिगर हो जाती है, उस पर लग जाती है। लेकिन उस फ़ी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपकी ग्रोथ, कैपिटल गेन, इनकम, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं ले रही। लेकिन ये हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और आपका एडवाइज़र जो है वो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फ़ी आपसे चार्ज करे, और ये आपको अपने एडवाइज़र के साथ बात करनी होगी। लेकिन यू कैन विड्रॉ दिस मनी एट एनी टाइम फ्रॉम योर टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। बेसिकली टोटली टैक्स फ्री। इट्स अ टोटली टैक्स फ्री।
रवि साहब ये बताइए कि हमारे मैंने $10,000 TFSA में इन्वेस्ट कर दिए और वो मैंने इन्वेस्ट किए थे 2000 चले लगा लीजिए 14 के अंदर, ठीक है। 2017 में अब वो 15,000 हो गए। आई वांट टू विड्रॉ दिस $15,000 इन 2017 फ्रॉम माई टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। अब मेरा रूम कैसे काम करेगा? मेरी टैक्स फ्री का जो रूम था वो 52,000 है, अब वो कहाँ चला गया? क्योंकि मैं तो $15,000 निकाल लिया उसमें से। तो बेसिकली जो आपका रूम है वो तो उतना ही रहेगा ना। अच्छा, लेकिन जितने आपने निकाले हैं यू कैन रीडिपॉजिट व्हेन द ईयर आफ्टर। सो अगर आपने 2017 में निकाले हैं तो 2018 से पहले आप नहीं डाल सकते वापस। ठीक है। अगर डालेंगे तो आपको पेनल्टी वगैरह लग सकती है। अच्छा, अब चले यूँ करते हैं, अब इसको मिसाल क्यों ले लेते हैं कि मैंने $15,000 2017 में विड्रॉ किए। अब मैं $52,000 से तो मैं $15,000 नीचे आ गया ना, तो मैं निकाल लिए। हाँ जी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर 2018 में जाऊंगा तो मेरा रूम अगेन 52 पे पहुंच जाएगा। 52 तो जो पहला आपका था वो तो है ही ना। वो तो है ही। जो 5500 इस साल का वो है, और जितने आपके पैसे बने थे जो आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं, हाँ, वो भी ऐड हो जाता है रूम पे। अच्छा, वो रूम में ऐड हो जाए। हाँ जी। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास $5,000 का एक्स्ट्रा रूम आ गया। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 थी और मैंने जो विड्रॉ किए वो 15 किए, तो मेरे पास 5,000 का एक्स्ट्रा रूम जो है उसमें और आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई और भी किया जा सकता है। जरा बताइए। आपने 52,000 करा दिया, सारे के सारे इन्वेस्ट कर, सारे के सारे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपका 60,000 हो जाता है। जी हाँ, ठीक है। तो आप 60,000 2017 में अगर निकालते हैं तो 2018 में आप 60,000 प्लस द 5,500 का रूम बढ़ जाएगा, का रूम बन जाता है आपका। अच्छा, इसका मतलब जो मैं निकाल रहा हूँ वो पूरे का पूरा मेरे लिए एज ए रूम अवेलेबल हो गया। तो इसका मतलब अगले साल मेरे लिए 65,500 का आपका रूम जो है वो अगले साल बढ़ जाएगा। Yes. अच्छा, ये मैं नहीं समझता कि ये एक आम कैनेडियन को उसकी इतनी डीप में जाने की ज़रूरत है कि मेरा रूम कितना है, ये कितना। ये इन्फॉर्मेशन तो उसको CRA से आराम से मिल जाती है। हाँ जी। और उसका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूँ, हमें ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि TFSA में अगर आप ओवर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, और वो पेनल्टी टैक्स की सूरत में लगती है। कैसे ये कैलकुलेट होती है, कहाँ पर ये पहुँचती है, इसके बारे में बात करेंगे। विल गो फॉर अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो TFSA पे ओवर कंट्रीब्यूशन पेनल्टी कैसे लगती है, और आपकी कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में आप जो करते हैं वो एक जगह पे जाकर रिपोर्ट कैसे होती है। विल कम बैक टू इट। स्टे ट्यून विद